अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वेलकम बैक। आज के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक ट्रेड। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ट्रेड? इन सिंपल वर्ड्स, द एक्शन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज ट्रेड, और वी कैन से द इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज ट्रेड। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड इज ऑलवेज टू अर्न द प्रॉफिट्स। तो जो सिंपल वर्ड्स में हम डेफिनेशन दे सकते हैं वो ये है कि कोई भी चीज़ किसी से खरीदना और किसी और को बेचना, ताकि जो प्रॉफिट बीच में है वो अर्न किया जा सके। तो ट्रेड का हमेशा यही ऑब्जेक्टिव रहा है, चाहे वो कोई भी ट्रेड हो। नाउ टाइप्स ऑफ ट्रेड, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेड। वन इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड एंड सेकेंड इज कॉल्ड लोकल और इंटरनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड हम बोलते हैं जो बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज या डिफरेंट रीजन्स हो। से फॉर एग्जांपल, देयर इज अ ट्रेड रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सिमिलरली, देयर इज अ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। सो इज द केस विथ इंडिया एंड जापान। दिस इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। लोकल ट्रेड की बात करेंगे तो ये विद इन द कंट्री होता है। दिस इज कॉल्ड ट्रेड विद इन द कंट्री। मीन्स डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट रीजन्स है एक कंट्री में, और एक रीजन से चीज़ें निकलकर दूसरे रीजन में जाती है। से फॉर एग्जांपल, द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन J&K स्टेट एंड द पंजाब, और द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड केरला एंड ऑल दैट। तो ये एग्जांपल्स है ट्रेड विद इन द कंट्री। चाहे ट्रेड इंटरनेशनल हो या फिर वो इंटरनल हो, both trades are equally important because they solve the basic issues, because they provide us basic necessities of life. एक पार्ट में या एक रीजन में कुछ चीज़ें ग्रो नहीं होती या वहाँ पे अवेलेबल नहीं होती है, तो उनको दूसरी जगहों से लाना पड़ता है। तो इसमें ट्रेड ही हेल्प करता है। इसी तरह से कोई चीज़ अगर हमारे यहाँ बनती है तो हम किसी दूसरे स्टेट को बेचते हैं, तो इस तरह से पैसा आता है और चीज़ें जाती है। तो जो भी इस ट्रेड में मेन एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है या जो इस ट्रेड को कंडक्ट करता है, दैट्स कॉल्ड अ ट्रेडर। तो चाहे इंटरनेशनल हो या फिर लोकल हो, हर जगह पे ट्रेडर्स होते हैं। अगर इंटरनेशनल लेवल पे है, दे आर कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेडर्स, और अगर लोकल लेवल पे है, दे आर कॉल्ड लोकल ट्रेडर्स। इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड के और दो टाइप्स हैं, जिनको हम कहते हैं ओवरलैंड ट्रेड एंड ओवरसीज ट्रेड। ओवरलैंड ट्रेड मतलब होता है जो ट्रेड ज़मीनी रास्तों से किया जाता है, यानी ट्रेड थ्रू द लैंड रूट्स, चाहे ट्रक्स में, चाहे रेलवेज़ के ज़रिए, चाहे किसी और ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, जो लैंड रास्ते से होता है, जो ज़मीनी रास्ते से होता है, दिस इज़ कॉल्ड ओवरलैंड ट्रेड। सेकंड, ओवरसीज ट्रेड, यानी समंदरी या जो पानी के रास्ते होते हैं उनके ज़रिए ट्रेड करना थ्रू शिप्स। से फॉर एग्जांपल, द ट्रेड बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, ट्रेड बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड इंडिया, ट्रेड बिटवीन द वी कैन से वन कंट्री एंड अदर कंट्री थ्रू द वाटर वेज। दिस इज कॉल्ड ओवरसीज ट्रेड। इसके अलावा अब थर्ड ऑप्शन भी आ चुका है, जिसमें हम एयर सर्विसेज के थ्रू करते हैं, यानी जो हवाई जहाज़ है उसके ज़रिए भी कुछ चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है या बेचा जाता है, ख़रीदा जाता है। तो वो एक और ऑप्शन इसमें ऐड हो गया है। इंडिया की बात करें तो सिंस एंशिएंट टाइम्स देयर वर ट्रेड रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ख़ास तौर पे हिंदुस्तान की रिलेशंस थी साउथ ईस्ट एशिया के साथ। इसकी अर्लीस्ट एविडेंस मिलती है जो हम ट्रेस करते हैं मोहनजोदारो से, या जिसको हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन या हरफन सिविलाइजेशन। उस टाइम पे भी ट्रेड रिलेशंस थी हिंदुस्तान की, या इंडस के जो लोग थे उनकी ट्रेड रिलेशंस थी विथ मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया या बाकी जो मैकडोनिया थी उस टाइम पे, यहाँ तक कि चाइना से भी एविडेंसेस मिलती है। सो देयर वर ट्रेड रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स। दिस ट्रेड continued throughout the ancient and medieval and even during the modern period। तो यही वो ट्रेड है जिसकी वजह से
जो दो कंट्रीज़ या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ है वो इंटीग्रेट होती है, उनकी इकोनॉमी इंटीग्रेट होती है। जो चीज़ें यहाँ बनती है वो दूसरी कंट्रीज़ में जाती है, जो यहाँ पे नहीं मिलता वो दूसरी कंट्री से इंपोर्ट किया जाता है। So during the medieval period, the Indian economy was integrated with the world economy. When we say integrated, इसका मतलब होता है एक दूसरे पे डिपेंड। तो ये भी कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के साथ ही इन चीज़ों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे। So through these trade relations, sometimes kings or rulers maintained political relations. तो कभी कभार ऐसा भी होता था कि पॉलिटिकल रिलेशंस भी एस्टैब्लिश की जाती थी टू वी कैन से फैसिलिटेट द ट्रेड। जैसे मुगल्स ने सेंट्रल एशियन रूलर्स के साथ अच्छी फ्रेंडशिप एस्टैब्लिश की, पॉलिटिकल रिलेशंस एस्टैब्लिश किए। यहाँ के एम्बेसडर्स वहाँ जाते, वहाँ के एम्बेसडर्स यहाँ आते, या यहाँ के ऑफिशियल्स वहाँ जाते, वहाँ के ऑफिशियल्स यहाँ आते। तो ये पॉलिटिकल रिलेशंस एस्टैब्लिश करने का एक ही ऑब्जेक्टिव था कि वहाँ की चीज़ें यहाँ पहुँचे और यहाँ की चीज़ें वहाँ पहुँचे। सो दिस ट्रेड इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इससे पहला जो फ़ायदा होता है दैट इज़ फॉरेन करेंसी। तो दूसरी कंट्रीज़ की करेंसी आती है और अगर उसका वैल्यू हाई है तो वैसली जो अपनी करेंसी होती है, कंट्री की अपनी करेंसी होती है, उसका वैल्यू बढ़ जाता है। से फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ ट्रेड रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। यूएसए के यहाँ डॉलर्स है जबकि हिंदुस्तान में रुपया है। और $1 की अगर हम प्राइस चेक करें आज भी तो इट इज़ ऑलमोस्ट 76 या 77 रुपीज़। यानी $1 की कीमत बहुत ज़्यादा है हिंदुस्तान की करेंसी से। तो जितने डॉलर्स हिंदुस्तान आएंगे उतनी ही उनकी करेंसी यहाँ होगी और वो करेंसी की वजह से हिंदुस्तान की अपनी करेंसी का वैल्यू इंक्रीज़ होगा। साथ ही में वो प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होंगी जो चीज़ों की न होने की वजह से, चीज़ें न होने की वजह से होती है। से फॉर एग्जांपल वो चीज़ें जो हिंदुस्तान में नहीं बनती है, नहीं मिलती है, उनको यूएस या बाकी कंट्री से लाया जाता है। तो जो ये ट्रेड रिलेशंस थी these existed in India not during the modern times only but even during the ancient and medieval times. So the growth of trade led to the rise of the new towns and the cities. क्योंकि उस टाइम पे जो ट्रेड होता था दैट वाज मोस्टली कंडक्टेड थ्रू द लैंड रूट्स। जो ज़मीनी रास्ते थे उनसे ही ज़्यादा ट्रेड होता था। यू मे हैव हर्ड अबाउट सिल्क रूट। तो सिल्क रूट वो रूट था जो चाइना से निकलकर हिंदुस्तान और बाकी बाद में सेंट्रल एशिया और अरब वर्ल्ड तक को कनेक्ट कर लेता था, यहाँ तक कि यूरोप को भी कनेक्ट कर लेता था। तो इस बीच में बहुत सी ऐसी प्लेसेस थी जहाँ पे ये ट्रेडर्स मिलते थे। से फॉर एग्जांपल चाइना की कोई चीज़ निकली वो हिंदुस्तान पहुँची तो हिंदुस्तान में कोई ऐसी प्लेस होती थी जहाँ पे इंडियन ट्रेडर्स चाइनीज़ ट्रेडर्स के साथ इंटरेक्ट होते और उनकी चीज़ें खरीद लेते। इसी तरह से फिर इंडियन ट्रेडर्स निकल कर आगे चलकर सेंट्रल एशिया पहुंच जाती, वहाँ पे कोई प्लेस होती तो वहाँ पे इंटरेक्शन होता, वहाँ पे चीज़ें बेचते खरीदते। फिर सेंट्रल एशिया से निकल कर यूरोप पहुँच जाती, वहाँ पे ट्रेडर्स इंटरेक्ट होते। तो अक्सर मिडिवल टाइम्स में जहाँ जहाँ पे ट्रेडर्स मिलते थे, इंटरेक्ट होते थे, वो एक अच्छा खासा मार्केट होता था। And these markets developed firstly into towns and then cities. तो यही वो प्लेसेस थे, यही वो मार्केट्स थे जहाँ पे पता होता था कि कौन सी चीज़ मिलेगी। तो यही पहले बने टाउन्स यानी छोटी सिटीज़, या हम कहेंगे हैविंग सम फीचर्स ऑफ सिटीज़, तो बाद में सिटीज़ में कन्वर्ट हो गई। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिटी एंड टाउन? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। विलेज हम बोलते हैं उस प्लेस को, उस जगह को, उस एरिया को जहाँ पे ज़्यादातर जो पॉपुलेशन होती है वो डिपेंड होती है एग्रीकल्चर पे। जबकि टाउन हम उस प्लेस को बोलते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन एग्रीकल्चर भी प्रैक्टिस करती है और ट्रेड भी करती है, यानी दोनों फीचर्स मिलते हैं, गांव के भी शहर के भी। जबकि सिटीज़ में मेजॉरिटी पॉपुलेशन डिपेंड होती है बिजनेस पे, या हम कहेंगे जॉब्स पे, या इस तरह की ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ पे। तो यूँ कह सकते हैं गांव में ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड और सिटीज़ में ज़्यादातर लोग बिजनेस सेक्टर पे डिपेंड। और दोनों के फीचर्स जहाँ पे मिलेंगे दे आर कॉल्ड टाउन्स।
तो इस तरह के बहुत सारे टाउन्स और सिटीज़ बन गई ज्यूरिंग मेडिवल टाइम्स में। तो काफ़ी ज़्यादा एविडेंसेस, काफ़ी ज़्यादा रेफरेंसेस मिलती है कि कितने सारे सिटीज़ इमर्ज हो गई, कितने सारे टाउन्स इमर्ज हो गए ज्यूरिंग द मेडिवल टाइम बिकॉज ऑफ द ट्रेड। So this was the India's flourishing trade and its economy and its wealth and its artisanal production that attracted European companies to have trade relations with India. तो यही वो चीज़ें थी, यही वो ट्रेड था, यही वो पैसा था जिसने अट्रैक्ट किया यूरोपियंस को, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज़ को, वहाँ की कंपनीज़ यहाँ पे आई इसी ट्रेड को कंडक्ट करने के लिए। अब सवाल है क्यों? हिंदुस्तान में बहुत सी ऐसी चीज़ें बनती थी जो यूरोप में नहीं मिलती थी। तो इस वजह से हिंदुस्तान वो चीज़ें बेचता था, जैसे स्पाइसेस हुए, कॉटन टेक्सटाइल्स हुए, लग्जूरियस गुड्स हुए। ये सारी चीज़ें हिंदुस्तान एक्सपोर्ट करता था टू दीज यूरोपियन कंट्रीज़ या टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और इस वजह से उन कंट्रीज़ का वेल्थ सीधे हिंदुस्तान आ रहा था। सो इट मीन्स इंडिया वॉज बिकमिंग अ रिच, क्योंकि पैसा आ रहा है, दौलत आ रही है और चीज़ें जा रही है, मार्केट बढ़ रहा है। तो हिंदुस्तान की गुड्स का मार्केट यूरोप में था, सेंट्रल एशिया में भी था, यहाँ तक कि डिफरेंट रीजन्स में, अरब वर्ल्ड तक इसका मार्केट था। तो इसी वजह से इस ट्रेड को देखकर बहुत सी कंपनीज यूरोपियन कंट्री से निकलकर हिंदुस्तान आई ताकि वो ट्रेड कंडक्ट करें। बाद में इन्हीं में से एक ट्रेडिंग कंपनी ने यहाँ पे रूल इस्टेब्लिश किया एंड दैट केम टू बी नोन एज ब्रिटिश रूल, जिसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक हमने देखा कि ये वो ट्रेड था जिसने अट्रैक्ट किया यूरोपियन कंपनीज़ को कि वो ट्रेड रिलेशंस रखें हिंदुस्तान के साथ ताकि वो प्रॉफिट्स अर्न करें, क्योंकि यूरोपियन मार्केट में हिंदुस्तान के गुड्स का बहुत वैल्यू था, उनकी बहुत डिमांड थी। तो ओवेसली वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न करते थे। ये ट्रेड रिलेशन ज़्यादातर इस्टेब्लिश हो गई 1492 के बाद, जब पहली बार वास्को डिगामा ने वेस्ट से निकलकर ईस्ट तक समंदरी रास्ता फाउंड किया। दैट्स कॉल्ड सी वोग और डिस्कवरी ऑफ सी रूट। इसी तरह से कोलंबस भी आया था जो फिर अमेरिका पहुंचा। तो एनीवेज, जैसे ही ये ट्रेड रूट, जिसको हम ओवरसीज रूट कहते हैं, समंदरी रास्ता कहते हैं, जैसे ही ये रास्ता मिला वैसे ही बाकी कंट्रीज़ की कंपनीज़ ने अपना जो सीवोग है शुरू किया और हिंदुस्तान पहुंच गए। तो सबसे पहले थे ओवेसली पुर्तगीज़, जो यहाँ पे बिज़नेस के लिए आए, ट्रेड के लिए आए, और ख़ास तौर पे वास्को डिगामा की बात तो हमने की ही। तो उसके बाद बाकी कंपनीज़ भी आई जिनमें फिर डच थे, जिनमें इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो इंग्लैंड से बनी थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो फ्रांस की थी, तो डच जो डेनमार्क, पुर्तगीज़ यानी पुर्तगाल से। सो दीज ट्रेडिंग कंपनीज केम टू इंडिया जस्ट फॉर earning profits out of the trade. So, their main objective was to maintain the trade relations between East and West, especially with the India, where they purchased goods and sold them in the European markets. तो आपके सामने एक मैप है इंडिया बिटवीन 1498 टू 1739। यहाँ पे लिखा है यूरोपियन सेटलमेंट्स इन इंडिया। So those companies which came to India just for the sake of trade, their list is given here. At the same time, their settlements are also given. कहाँ कहाँ पे वो सेटल हो गए? If you will observe this map, you will see most of these companies established their headquarters uh, very much near to the seashores, or we can say in coastal areas. तो जितनी भी ये कंपनीज आई, क्योंकि ये समंदरी रास्ते से आई, सो दैट्स वाई दे एस्टैब्लिश्ड देयर ट्रेडिंग पोस्ट्स नियर टू द सीज, बिकॉज इट वाज इजी टू कैरी गुड्स फ्रॉम इंडिया टू यूरोप थ्रू द शिप्स। तो सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखेंगे सूरत, दमन या बेसन है, बॉम्बे है, गोवा है। तो इसके साथ साथ यहाँ पे भी आपको नज़र आएंगे, राइट साइड में आपको नज़र आएगा कलकत्ता, जिसको कालीकत उस टाइम पे कहते थे, या यमन है, मजुलीपट्टनम है, या पॉलीकट है। तो ये वो सारी ट्रेडिंग पोस्ट थे जहाँ पे हर एक कंपनी ने अपना अपना जो ट्रेडिंग पोस्ट है, यानी अपनी अपनी एक फैक्ट्री रखी, फैक्ट्री इस्टेब्लिश की, फोर्ट्स बनाए,
और इस तरह से हिंदुस्तान के ट्रेड में पार्टिसिपेट किया। तो लिस्ट है राइट साइड में दिया हुआ लीजेंड्स में यूरोपियन सेटलमेंट, जो डॉट से आप पहचान सकते हैं। इसके साथ साथ पुर्तगीज़, उनका अपना सिंबल है। इंग्लिश सेटलमेंट में जो क्रॉस है वो दिया है। फ्रेंच सेटलमेंट में एक फ़्लैग आपको नज़र आएगा। डच सेटलमेंट्स में 3 कलर्स का आपको फ़्लैग नज़र आएगा और डैनिश सेटलमेंट्स में आपको रेड कलर का जो ये फ़्लैग जैसा दिख रहा है वो नज़र आएगा। सो दीज वर द ट्रेडिंग कंपनीज हु केम फ्रॉम यूरोप एंड सेटल्ड डाउन इन इंडिया। तो दोस्तों यहाँ तक हमने देखा कि कौन सी कंपनीज आई। यू कैन सी दीज आर द पुर्तगीज हु केम फर्स्ट या हु आर द फर्स्ट टू अराइव इंडिया जस्ट फॉर ट्रेड। डच, जिनके बारे में हमने पहले ही बात की, ये दूसरे नंबर पे थे जो हिंदुस्तान आए। इंग्लिश तीसरे नंबर पे यहाँ पे पहुँचे और फ्रेंच जो सबसे लास्ट में आए और तब तक काफ़ी ज़्यादा ट्रेड हो चुका था 1820s के आसपास। तो यहाँ पे हमने देखा कि ट्रेड कितना इम्पोर्टेंट होता है और क्यों ट्रेड एस्टैब्लिश करने के लिए उस टाइम पे जो रूलर्स थे वो ज़्यादा अक्सर अपने एम्बेसडर्स को, अपने ऑफिशियल्स को, अपने खास रिप्रेजेंटेटिव्स को किंग्स के यहाँ भेजा करते थे। सो वाज द केस विथ इंग्लैंड एंड इंडिया। तो इंग्लैंड से दो इम्पोर्टेंट एम्बेसडर्स आए जिनमें थॉमस रो और जो विलियम हॉकिंस थे वो जहांगीर एम्परर जहांगीर, मुगल एम्परर जहांगीर के कोर्ट में आए और इस तरह से ट्रेड रिलेशंस एस्टैब्लिश की। नाउ हियर इज़ अ क्वेश्चन, हाउ जियोग्राफी शेप्ड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जिस तरह से हमने ट्रेड के बारे में बात की उसी तरह से हिंदुस्तान में एंशियंट टाइम्स से फॉरेनर्स इन्वेड करते रहे हैं, स्पेशली थ्रू द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर प्रोविंस, नाउ इट इज़ कॉल्ड एज पाकिस्तान। तो वेस्टर्न साइड का जो पार्ट है हिंदुस्तान का, वहाँ से अक्सर ये अटैक्स होते थे एंड मोस्ट ऑफ दीज फॉरेनर्स केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया। तो ज़्यादातर जो ये इन्वेडर्स होते थे, जो रूलर्स होते थे, वो सेंट्रल एशिया से आते थे और हिमालयन रेंज को भी वो यूज़ करते थे। जो हिमालयन माउंटेन्स हैं उनके रास्तों से भी अक्सर आते थे। तो इस वजह से हिंदुस्तान की जो हिस्ट्री है उस पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा। तो एंशियंट टाइम्स की बात करेंगे, यहाँ पे इंडो ग्रीक्स आए। तो कभी आपने एंशियंट टाइम्स का जो पीरियड पढ़ा होगा उसमें आपने सुना होगा अलेक्जेंडर द ग्रेट, ही वॉज अ ग्रीक रूलर। तो एट द एज ऑफ हार्डली 1819 ही कनकर्ड ऑलमोस्ट होल वर्ल्ड। तो वो हिंदुस्तान भी पहुंचा। पार्थियंस उसके बाद आए, शाकाज यहाँ पे आए, अरबस ने भी हमला किया, टर्कस फिर आए, मंगोल्स आए, अफगान्स आए और बाद में आ गए ब्रिटिश। लेकिन ब्रिटिश और इनमें एक ही डिफरेंस है, ब्रिटिश केम थ्रू सी रूट्स एंड ऑल दीज इन्वेडर्स केम थ्रू लैंड रूट्स। तो साउथ इंडिया, जो साउथ इंडिया आज का है, दैट रिमेन्ड सेफ फॉर सम टाइम, क्योंकि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में एक रेंज है माउंटेन्स की, छोटी सी रेंज, दैट्स कॉल्ड सतपुरा एंड विंध्या रेंज। इनको क्रॉस करना, इनको पार करके साउथ इंडिया को डिफीट करना, इन दोज टाइम्स व्हेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वर प्रिमिटिव, यानी घोड़े, गधे, पैदल, इस तरह के ट्रांसपोर्ट्स थे उस टाइम पे। सो इट वाज नॉट पॉसिबल टू क्रॉस सतपुरा एंड विंध्या रेंजेस। दैट्स व्हाई साउथ इंडिया रिमेन्ड सेफ फॉर सम टाइम, but these were the sultans and the mughals which attacked south india and made attempts to annex these regions. So firstly the sultans and then mughals थे जिन्होंने साउथ इंडिया के कुछ पार्ट्स पे अपना रूल एस्टैब्लिश किया। So as a result of foreign invasions, North India witnessed a change in politics, religion, culture, society and even economy. पॉलिटिक्स की बात करें तो ओवेसली फॉरेन रूल एस्टैब्लिश हो गया, चाहे वो ग्रीक्स का था, पार्थियंस का था, शाक्स का था, हुन्नाज का था, अरब्स का था, टर्कस का था, मंगोल्स का था या किसी और का था। ये तो पॉलिटिक्स चेंज हो गया। सेंट्रल एशियन एडमिनिस्ट्रेशन हिंदुस्तान पहुंची। से फॉर एग्जांपल जो टर्किश अम्पायर बड़ी हो गई, उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था वही एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर हिंदुस्तान में भी चला। मुगल्स ने वही एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस किया जो मंगोल्स का हुआ करता था यूजुअली।
यानी डिवीजन ऑफ द एम्पायर, और उन डिवीजन्स का कोई हेड रखना, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप करना विथ सर्टन चेंजेस ओबेसली। लोकल एंड फॉरेन दोनों चीज़ें उन्होंने इस्तेमाल की, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ फीचर्स और फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ फीचर्स। तो कल्चर की बात करें तो फॉरेन कल्चर ओबियसली आ गया, जैसे ग्रीक कल्चर यहाँ पे पहुँचा, पार्थियंस का अपना कल्चर था, शाकाज का था, अरब्स का अपना कल्चर है, टर्क्स मंगोल्स का अपना कल्चर है, अफगान्स का अपना कल्चर है। तो जैसे जैसे इन्वेडर्स आए तो कल्चर में भी चेंज होने लगी, बिकॉज दीज पीपल इन्वेडेड इंडिया एंड सेटल्ड डाउन इन इंडिया, दे बिकेम द इंडियंस, सो दे अडॉप्टेड द इंडियन कल्चर एंड दैट कल्चर वॉज मिक्सड। ये कल्चर ऐसा नहीं था कि वो अपना कल्चर पूरी तरह से भूल गए, अपनी लैंग्वेज पूरी तरह भूल गए, अपने फूड हैबिट्स पूरी तरह से भूल गए, अपने क्लॉथिंग हैबिट्स पूरी तरह से भूल गए, नहीं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ फीचर्स हिंदुस्तान के लिए और अपने फीचर्स के साथ मिक्स किया, इस तरह से वो एक मिक्सड कल्चर बन गया। सोसाइटी भी ओबेसली चेंज हो गई, क्योंकि नए सोशल ग्रुप्स ऐड हो गए, ग्रीक से आए हुए लोग यहाँ सेटल हुए, या पार्थिया से हुए, शाकाज में से थे, अरब वर्ल्ड से आए तो सेटल हो गए। इस तरह से सोसाइटी में भी ये चेंज आ गई। इकॉनमी की चेंज तो ओबेसली आ ही गई, क्योंकि पहले इन फॉरेनर्स से पहले हिंदुस्तान जो भी अर्न करता था दैट वाज विद इन द कंट्री, मोस्टली ट्रेड भी होता था, बट उस लेवल का नहीं जिस लेवल का सुल्तान्स और मुगल्स के टाइम पे हुआ या ब्रिटिशर्स के टाइम पे हुआ। तो इस तरह से इकॉनमी वाइब्रेंट हो गई। फॉरेन से बहुत सी ऐसी चीज़ें आई जो हिंदुस्तान को पता ही नहीं थी, यानी ऐसे क्रॉप्स इंट्रोड्यूस हुए हिंदुस्तान में जो पहले यहाँ पे ग्रो नहीं होते थे। इसी तरह से साउथ इंडियन रूलर्स जिनमें चोलाज ने थी, तो चोलाज ने एक स्ट्रॉन्ग नेवीज मेंटेन की ताकि वो साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ इस ट्रेड को कंटिन्यू। तो चोलाज ने जो साउथ में रूल करे थे उन्होंने भी इस ट्रेड को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। यहाँ आपके सामने है वो मेजर पासेस जहाँ से यूजुअली जो फॉरेन इन्वेडर्स थे वो हिंदुस्तान आते थे। यू कैन सी हियर जोजिला है, मंतका है, या पारपिक पास है, या इसी तरह से आघिल पास है, काराकोरम पास है, पीर पंजाल है, या गोमल पास है, खैबर पास है। तो ये सारे वो छोटे छोटे रास्ते थे, माउंटेनियस रोड्स, जहाँ से फॉरेनर्स अक्सर एंटर होते थे इंडिया। यहाँ पे कुछ फॉरेनर्स जिन्होंने इस्टेब्लिश की अपनी किंगडम्स उस टाइम के इंडिया में, जिसमें पाकिस्तान भी था, अफ़गानिस्तान के कुछ पार्ट्स भी थे, बल्कि अफ़गानिस्तान पूरा भी था, साथ में बांग्लादेश आज का, और श्रीलंका भी था। तो दीज वर द एम्पायर्स विच वर एस्टेब्लिश्ड बाय द फॉरेनर्स आफ्टर इन्वेडिंग इंडिया। यू कैन सी हियर इंडो ग्रीक किंगडम जो अलेक्जेंडरिया था, या उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे सुंगा अम्पायर, या पार्थियंस की अम्पायर थी, या चोलाज नीचे दिए गए हैं, पंडियन किंगडम दी गई है। तो कुछ इसमें लोकल रूलर्स थे, कुछ फॉरेनर्स थे। फॉरेनर्स ने मोस्टली अटैक किया नॉर्थ इंडिया पे। तो यहाँ पे इंडो पार्थियन राइट साइड का जो मैप है, इंडो पार्थियन किंगडम है, ये भी फॉरेनर्स थे। सीथियंस यानी इंडो सीथियंस, ये भी फॉरेनर्स थे। इसी तरह से कानियाज थे, सतवाना एम्पायर लोकल थी, पंडियन किंगडम लोकल थी, चोलाज भी लोकल ही थे। तो these Scythians and what we called Parthians, they were the foreigners. Why they are called Indo-Scythians, Indo-Parthians? Because they adopted the culture of India. They became the Indians. That's why they are called Indians or Indo-Parthian या Indo-Scythian या फिर Indo-Greek. तो different नाम है। Here is one more map showing you Sindh in 700 AD. तो इस बारे में आगे चलकर एक टॉपिक ज़रूर आएगा जिसमें हम पढ़ेंगे अरब कॉन्केस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट रूलिंग डायनास्टीज़ who had established their rule in different pockets of India. Here is a Kannauj, which was the capital city of what we called famous ancient ruler, जिसको हम हर्षवर्धन के नाम से जानते हैं। मगधा जो कि आज के बिहार और झारखंड में पाई जाती है। चालुक्याज जिन्होंने डेक्कन में रूल किया। गुजरापति प्रतिहार्स जिन्होंने आज के गुजरात और राजस्थान में अपना रूल इस्टेब्लिश किया। तो इस मैप में आप देखेंगे वो माउंटेन रेंज जो अक्सर साउथ इंडिया को बचाती थी नॉर्थ इंडियन रूलर्स से भी और फॉरेनर्स से भी। तो यहाँ पे दी गई है रेड लाइन में, लेफ्ट वाले मैप में आप देख सकते हैं, या ऊपर देख सकते हैं विंध्या रेंज,
सतपुरा रेंज, राइट साइड में भी लिखा है विंध्या रेंज, सतपुरा रेंज। तो ये जो नर्मदा रिवर है ये इनके बीच में है। सो दीज रेंजेस सेव्ड साउथ इंडिया फ्रॉम northern attacks as well as from the attacks of foreign rulers for some time, not for the whole period of history. Once again showing you the different ruling dynasties. जैसे यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखेंगे, these were Pandyas. At the top there are Chola dynasty as well, that's given in pink color. तो राइट साइड की बात करेंगे, यहाँ पे भी चोलाज ही नज़र आते हैं। तो उन्होंने भी अपनी साउथ इंडिया में एक बड़ी सी एम्पायर इस्टेब्लिश की, बिकॉज दे वर वेरी मच क्लोज टू द कोस्टल एरियाज, यानी समंदर के नज़दीक। सो दे एस्टैब्लिश द स्ट्रॉन्ग नेवीज टू कंडक्ट और प्रमोट द इंटरनेशनल ट्रेड। तो दोस्तों यहाँ तक हमने डिस्कस किया ट्रेड के बारे में, यहाँ तक डिस्कस किया हमने हाउ जियोग्राफी शेप्ड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे मैन फीचर्स ऑफ मिडिवल इंडिया। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ में अपने कमेंट्स भी दीजिए और जितना हो सके आप शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।